हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। आज से हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं और ये इस बुक का 29वां चैप्टर है। और आप सभी की बहुत बड़ी डिमांड थी कि ज्योमेट्री सर स्टार्ट कीजिए, ज्योमेट्री स्टार्ट कीजिए। तो आज से ज्योमेट्री स्टार्ट हो रही है। और अगर हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 1 से लेके 657 तक की क्वेश्चन दिए गए हैं। और हर एक क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको दूंगा विद ट्रिकी मेथड से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मैं कुछ और बताना चाहता हूँ कि इस समय मेरे यूट्यूब चैनल में 2 पेड कोर्स चल रहे हैं। 2 पेड कोर्स इस बुक के सोल्यूशन से रिलेटेड 2 पेड कोर्स चल रहे हैं। एक पेड कोर्स चल रहा है अरिथमेटिक का, ठीक, अरिथमेटिक का। और एक कोर्स चल रहा है, ठीक। तो अगर आप अरिथमेटिक का कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो 200 रुपये पे करके ले सकते हैं। और एडवांस का कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो 100 रुपये पे करके ले सकते हैं। और अगर आपको इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो 300 रुपये में आप ले सकते हैं, ठीक। ठीक है, तो अब क्या करना होगा आपको, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, माई व्हाट्सएप नंबर, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 82 99 81 86 78। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे मुझे इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे इसमें हाय मैसेज भेज भेज कर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। ज्योमेट्री या मेंसुरेशन कोई भी, मतलब आपको पेड कोर्स चाहिए तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और देखिए, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर आप ज्योमेट्री पढ़ना चाहते हैं, अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको 2 चीज़ पहले से ही याद होनी चाहिए। पहली बात तो आपको पूरी मेंसुरेशन पता होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि मेंसुरेशन का बहुत खेल होगा। दूसरी बात दूसरी बात आपको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। तो मेंसुरेशन पूरा मालूम होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, ठीक। तो अगर आपको इन दोनों का ज्ञान है तो आप ज्योमेट्री में आसानी से स्कोर कर देंगे, ठीक है, आसानी से इसके सवाल को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से इसका फर्स्ट पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा भुवनेश ने 45 डिग्री के स्थान पर 45 डिग्री 27 मिनट का कोण बनाया। तो क्या है, प्रतिशत त्रुटि बताइए। देखो, भुवनेश एक लड़का था जिसको 45 डिग्री का कोण बनाने को कहा गया, लेकिन उसने क्या किया, 45 डिग्री 27 मिनट का कोण बना दिया। तो देखो, किसी के ऊपर अगर एक ऐसे डंडी खींच देते हैं तो वो मिनट को बताता है, और डिग्री खींच देते हैं तो वो डिग्री बताता है, ठीक। तो भैया अगर मैं बात करूँ, उसको 45 डिग्री कोण बनाना था, लेकिन कितना बनाया, 45 डिग्री 27 मिनट। तो अगर मैं कहूँ कितना ज़्यादा बना दिया, तो कहोगे 27 मिनट, ठीक। किस पे, 45 मिनट पे, इंटू 100। अब देखो, परसेंटेज निकालना तो बहुत ही आसान होता है, परसेंटेज निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन ध्यान देना, परसेंटेज हमेशा सेम चीज़ का निकाला जाता है, कि सभी निकालोगे सेम चीज़ का। तो ध्यान देना, यहाँ पे देखो मिनट है, यहाँ पे क्या है, मिनट, और यहाँ क्या है, डिग्री। तो भैया मिनट को अगर डिग्री में बदलना हो, मिनट को, ये रूल है, मिनट को यदि डिग्री में बदलना हो तो 60 से भाग देते थे। मिनट को यदि डिग्री में बदलना हो तो 60 से भाग देते थे, ठीक है। एक एक तो मिनट का क्या मतलब है, ऊपर ऐसी ऐसी डंडी खींची होगी। एक होता है सेकंड। यदि सेकंड, ये सेकंड है, सेकंड को किस में बदलना है, मिनट में बदलना है। सेकंड को मिनट में बदलना है तो क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। तो ये 2 नियम लगते हैं। मिनट को जब डिग्री में बदलना होता है तो 60 से भाग कर देते हैं, सेकंड को जब मिनट में बदलना होता है तो 60 से भाग कर देते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये मिनट है और ये डिग्री है। अब देखो, डिग्री को यदि, ठीक, डिग्री को यदि, हाँ, तो इसको, ये मिनट है, मिनट को किस में बदलना, डिग्री में। तो मिनट को डिग्री में बदलना तो हम लोग क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। तो 60 से भाग कर दो, अब सॉल्व कर लो। तो ये डिग्री हो जाएगा, ठीक है, डिग्री हो जाएगा। अब 9 से काटोगे तो 3 बार, 9 से काटोगे तो 5 बार, 5 इसको काट देगा 20 बार, और 20 का गुणा 3 में करोगे 60, 60 इसको पूरी तरह काट देगा। तो 1% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने से पहले, ये पॉलीगन पे सवाल है, पॉलीगन एक चैप्टर है, इस पे सवाल है। तो इस पे मैं कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। जब से देखो, पॉलीगन में सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है कि इंटीरियर एंगल
इंटीरियर एंगल जिसमें अंतःकोण कहते हैं, और एक्सटीरियर एंगल जिसको कहते हैं बाह्य कोण। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम क्या होता है, 180 होता है। ये पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है। मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम क्या होता है, 180 होता है। ठीक। दूसरा फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम क्या होता है, 180 होता है। दूसरा फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है कि अगर एक्सटीरियर, अगर आपको देखो नंबर ऑफ साइड निकाल लें, नंबर ऑफ साइड्स निकालने, मतलब भुजाओं की संख्या निकालनी, भुजाओं कितनी भुजाएं हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 360 में क्या भाग कर देते हैं, एक्सटीरियर का। 360 में किसका भाग कर देते हैं, एक्सटीरियर का। ठीक है। तीसरा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, मतलब सभी अंतःकोणों का यदि योग का फॉर्मूला दिया हो, सभी अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला जानना हो, सभी अंतःकोणों के, इंटीरियर मतलब अंतःकोण, तो ये सभी अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला अगर पता करना हो तो क्या होता है, n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक। और देखो, और देखो, और यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो नंबर ऑफ डायगनल्स, नंबर ऑफ डायगनल्स, नंबर ऑफ डायगनल्स। तो नंबर ऑफ डायगनल्स का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। नंबर ऑफ डायगनल्स का फॉर्मूला होता है n-3 अपॉन 2, n-3 अपॉन 2। ये नंबर ऑफ डायगनल्स का फॉर्मूला है। तो ये 4 फॉर्मूले अगर आपको याद है, ये 4 फॉर्मूले आपको याद है, तो आप इस पॉलीगन से संबंधित कितने भी सवाल आएंगे आप उसको आसानी से कर लोगे, आसानी से कर लोगे। ठीक। अब देखो यहाँ पे सवाल करते हैं, कह रहा किसी बहुभुज में बाह्य कोण और अंतःकोणों का अनुपात 1:4 है। कह रहा बहुभुज में भुजाएं बताइए। अच्छा देखो, बाह्य कोण 1 और अंतःकोण कितना है, 4। तो अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको क्या मान लूँ, 4x मान लूँ, क्योंकि रेशियो में x मान लिया जाता है। तो अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू क्या होता है, 180। तो इंटीरियर कितना है भाई, बाह्य कोण कितना है, 1 है, बाह्य कोण मतलब e, और अंतःकोण मतलब कितना है, 4। तो भैया 4x प्लस x बराबर 180, तो 5x बराबर 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। और x क्या है, x से देखो क्या है, बाह्य कोण है, x क्या है, बाह्य कोण, बाह्य कोण बाय e की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू x है, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 36। ठीक। और कह रहा है बहुभुज में भुजाएं बताइए। बहुभुज में भुजाएं मतलब नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स बताना। अभी बताया था नंबर ऑफ साइड्स कभी भी निकालने हो, नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने फॉर्मूला क्या होता है, 360 और कितना एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर से भाग कर दो, 360 एक्सटीरियर एंगल कितना आ रहा है, 36, 36 से भाग कर दोगे कितना आ जाएगा, 10। तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा यहाँ पे कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। देखो ज्योमेट्री में आपको कंसेप्ट बहुत मिलेंगे, इसलिए आप कंसेप्ट को नोट डाउन करते जाइएगा। जैसे एक ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है मान लो। ठीक। ये कोई ट्रायंगल है, इसकी ये साइड ए है, इसकी ये साइड बी है, इसकी ये साइड सी है। और मान लेते हैं सी क्या है, बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड, बड़ी साइड है, मतलब सबसे बिग साइड है। सी क्या है, बिग है। तो देखो जब भी ऐसे आ जाए और आपसे पूछा जाए, जब भी एक त्रिभुज की 3 साइड दी हो, ए बी सी, एक त्रिभुज की 3 साइड दी हो ए बी सी, और आपसे पूछे कौन सा ट्राइंगल है, बताना है कि एक्यूट है कि राइट एंगल है कि ऑब्ट्यूज है। तो इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं, इसमें आइडेंटिटी चेक करते हैं। जैसे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर आ रहा है तो वह एक्यूट एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। दूसरा देखो, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और तीसरा देखो, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। समझ में आए? तो ये 3 चीज़, अगर ये 3 फॉर्मूले होते हैं, इन 3 फॉर्मूले से ही पता चल जाता है कि वो राइट होगा, एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज होगा। ठीक। अब देखो कह रहा है एक त्रिभुज की 3 भुजाएं, तो भाई इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या मान लो, सी मान लो, बाकी किसी इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक। तो कह रहा है कौन सा त्रिभुज होगा। अच्छा बताओ, सी का स्क्वायर कितना होता है, सी का स्क्वायर 36। ए का स्क्वायर कितना होगा भाई, ए मतलब 3 का स्क्वायर 9, और बी का स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी, 16। तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 25। और 25 देखो 36 से कम आ रहा है, मतलब 25 देखो 36 से कम आ रहा है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान सी स्क्वायर से कम आ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान सी स्क्वायर से कम आ रहा है। और ये किस में फॉलो होता है, ये ऑब्ट्यूज एंगल में फॉलो होता है। तो मतलब ये ऑब्ट्यूज, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान सी स्क्वायर से कम आ रहा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। समझ में आया? तो आपको ऐसे चेक करना है,
तो ये आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो सवाल चुटकियों में हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 6 8 10। अच्छा 6 8 10 ट्रिपलेट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे। जब भी ट्रिपलेट लगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। तो ये 6 है, ये 8 है, ये क्या है 10 है। कह रहा सबसे बड़ी भुजा पर माध्यिका की लंबाई बताइए। सबसे बड़ी भुजा पर माध्यिका की लंबाई बताइए। तो भैया देखो सबसे बड़ी भुजा क्या है, ये कर्ण, यही तो है। और इस पे माध्यिका की लंबाई बतानी। माध्यिका मतलब यहाँ से अगर मैं डालूं तो इसको 2 बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर दे, भाई इसकी माध्यिका होगी। तो ये लंबाई बतानी। तो ध्यान देना यहाँ पे, कभी भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, ठीक, कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है। और आपसे पूछ ले मीडियन बताओ, क्या पूछ ले, मीडियन मतलब माध्यिका बताओ। तो मीडियन या माध्यिका जो होती है ना, मीडियन या माध्यिका जो होती है वो हाइपोटेनस की आधी होती है। हाइपोटेनस की आधी होती है। तो ये चीज़ अगर आपको याद है, मीडियन जो होती है वो हाइपोटेनस की क्या होती है, आधी होती है। तो भैया मीडियन, अगर मुझे मीडियन, ये मीडियन निकालना है, मीडियन मतलब माध्यिका, माध्यिका निकालनी है, ये माध्यिका, तो माध्यिका क्या होती है, हाइपोटेनस की आधी। भाई ये परपेंडिकुलर, ये बेस या हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस की आधी होती है। तो हाइपोटेनस कितना है 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5। तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा किसी समबाहु त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या 10 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या ज्ञात कीजिए। भाई देखो तो कोई भी समबाहु त्रिभुज है, कोई भी समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की सभी साइड क्या होती है, बराबर होती है, आप ये जानते हो, ठीक। तो समबाहु त्रिभुज की सभी साइड बराबर होती है। अगर मैं इसके अंदर, अगर मैं इसके अंदर एक सर्कल बना दूं, अगर मैं इसके अंदर एक सर्कल बना दूं, जैसे ये मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक, इसके अंदर एक सर्कल बना दिया, तो इसको कहेंगे अंतावृत। क्या कहेंगे, अंतावृत। और इसकी जो रेडियस होती है ना, इसकी जो रेडियस होती है वो स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। अगर मैंने इसके बाहर एक सर्कल बना दिया, इसके बाहर एक सर्कल बना दिया जैसे ऐसे, ठीक, तो इसको कहेंगे बाह्य वृत्त, बाह्य वृत्त। और इसकी जो रेडियस होती है, इसकी जो रेडियस उसको कैपिटल आर कहते हैं, ठीक। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें एक चीज़ ये याद रखना है, ये देखो इसमें ये क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर ये 2:1 में होते हैं। बस ये चीज़ याद रखनी, कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में कितना अनुपात होता है, 2:1 अनुपात होता है। कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच में 2:1 का अनुपात होता है। अब ध्यान देना, अब देखो बहुत ही आसान सवाल हो गया, अब कुछ इस पे सवाल में नहीं रहा गया। कह रहा किसी समबाहु त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या मतलब कैपिटल आर 10 है। कह रहा आंतरिक त्रिज्या आर स्मॉल आर बताइए। तो भैया कैपिटल आर मतलब 2 की वैल्यू, 2 की वैल्यू कितनी दी गई है 10, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5, तो 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे कैप स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक। कह रहा है किसी न्यून कोण त्रिभुज पी क्यू आर के बिंदु ओ और सी लंब केंद्र और परिकेंद्र है। बिंदु P और O को मिलाया गया और रेखा को आगे बढ़ाते हुए QR बिंदु को S पर मिलाया गया। यदि PQS 60 डिग्री है और QCR 130 डिग्री है, कह रहा है RPS बताइए। देखो भाई बनाते हैं पहले, पहले ये देखो एक ट्रायंगल बना लो, ये एक ट्रायंगल है, ठीक। इस ट्रायंगल का नाम है PQR, ठीक। इसी में एक लंब केंद्र है और एक क्या है, परिकेंद्र। एक लंब केंद्र है, एक परिकेंद्र है, ठीक। एक लंब केंद्र है और एक परिकेंद्र है। अब ध्यान देना, कह रहा है ओ बिंदु ओ लंब केंद्र है, बिंदु ओ क्या है लंब केंद्र, और ये सी क्या है परिकेंद्र, ठीक। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदु पी और ओ को मिलाया गया, बिंदु पी और ओ को मिलाया गया और रेखा को आगे बढ़ाते हुए क्यूआर बिंदु को एस पर मिलाया गया। मतलब बिंदु पी को ओ से मिलाया पहले और इसको आगे बढ़ाया आगे बढ़ाया आगे बढ़ाया। जब इसको आगे बढ़ाया तो क्यूआर को ये क्या कर रहा है, एस पे काट रहा है। और देखो ये क्या है, लंब केंद्र। तो करो कोई भी ट्रायंगल, जैसे कोई ट्रायंगल है, ठीक है। अब मैंने कहा इसमें लंब केंद्र खींच दो, तो लंब केंद्र खींचोगे, लंब खींचोगे ना, तो जैसे एक लंब खींचा तुमने, लंब मतलब जो शीर्ष से सामने वाली भुजा पे जो 90 का एंगल बनाता है, तो उसको लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। अब यहाँ से मान लो एक लंब केंद्र खींच दिया ऐसे ही, और यहाँ से एक लंब केंद्र खींच दिया, तो ये तीनों जो लंब है, तीनों जो लंब है वो जहाँ काटते हैं,
तीनों जो लंब है वहाँ जहाँ काटते हैं उसी को लंब केंद्र कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर। मतलब कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, ठीक समझना। सामने वाले से यहाँ से लंब खींचा, यहाँ से लंब खींचा और यहाँ से लंब खींचा, तो तीनों लंब जहाँ पे कट करते हैं तो उसी को कहते हैं ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र कहते हैं। समझ में आया? परिकेंद्र बताया, परिकेंद्र देखो क्या होता है, परिकेंद्र। लंब केंद्र समझ में आएगा। परिकेंद्र क्या होता है? जब आप इसका बाइसेक्टर करोगे, इस साइड का बाइसेक्टर, इस साइड को बराबर बराबर भागों में बांटोगे, ऐसे करके मान लो ये लाइन गई, इस साइड को बराबर बराबर भागों में बांटोगे तो मान लो ये गई, ठीक। तो ये जो बिंदु मिलता है ना, ये बिंदु, ये बड़े, जब इस बिंदु, ये इसका से बड़े वाले सर्कल जब इसके ऊपर बनाओगे तो इसका क्या होता है? ये केंद्र होता है। इसका क्या होता है? ये केंद्र होता है। मैंने बताया था ना, कोई भी त्रिभुज है उसके बाहर यदि तुम सर्कल बना दे रहे हो तो उसी को कहते हैं परिवृत्त। क्या कहते हैं? परिवृत्त। उसी को कहते हैं परिवृत्त। और परिवृत्त का जो सेंटर होता है, परिवृत्त का जो सेंटर होता है उसी को कहते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र, सरकम सेंटर। क्या कहते हैं? सरकम सेंटर। इसको सरकम सेंटर कहते हैं इंग्लिश में, इसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर। समझ में आया? अब देखो, तो भैया हमें क्या करना है, ये क्या है यहाँ पे? ओ क्या है? ऑर्थो सेंटर, मतलब ये 90 बनाएगा। मैं बता रहा ना, देखो ओ क्या है? ओ क्या है? लंब केंद्र है। लंब केंद्र, लंब केंद्र से क्या, लंब केंद्र से जो रेखा जाती है वो क्या होती है? लंब होती है। लंब केंद्र से रेखा जाने वाली लंब होती है। देखो ये लंब केंद्र है तो देखो 3 रेखाएं जा रही हैं तो ये लंब होगा, ठीक। तो ये 90 बनाएगा। और ये क्या, सी क्या? सरकम सेंटर, परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या होता है? जो बड़े वाले सर्कल बनाओगे ना, बड़ा वाला सर्कल, तो उसका केंद्र होता है, बड़े वाले सर्कल का केंद्र होता है, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, अब सवाल में देखो दिया गया, कह रहा है क्यू आर बिंदु को एस पर मिलाया गया यदि पी क्यू एस पी क्यू एस यदि कह रहा है 60 डिग्री है, और क्यू सी क्यू सी आर क्यू सी आर क्यू सी आर तो कह रहा है क्यू सी आर 130 डिग्री है, तो कह रहा है आर पी एस बताइए। आर आर का है, आर पी एस मतलब ये वाला एंगल बताना है, ठीक। तो देखो बहुत ही आसान सवाल है, आप इसको देना आसानी से कर लोगे। बस आपको 2-3 थ्योरम मालूम होनी चाहिए, अगर थ्योरम मालूम है तो आप आसानी से कर लोगे। देखो मैं बताता हूँ एक थ्योरम, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है, तो सर्कल में क्या होता है, एक थ्योरम होती है, सर्कल में क्या होता है, केंद्र पे जितना एंगल बनता है, जैसे ये एक यहाँ पे एक क्या है, सर्कल है, जैसे सर्कल है, तो केंद्र पे जितना एंगल बनता है, केंद्र पे जितना एंगल बनता है, केंद्र पे जितना एंगल बनता है वो परिधि पे बने कोण का, केंद्र पे बना कोण परिधि, जैसे केंद्र है ये केंद्र है, तो केंद्र पे जितना कोण बनता है वो परिधि पे बने कोण का डबल होता है। परिधि पे बने कोण का डबल होता है। मतलब अगर परिधि पे मान लो 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो केंद्र पे कितना बनेगा? 60। अगर परिधि पे बन रहा है मान लो 15 डिग्री तो केंद्र पे कितना बनेगा? 30, मतलब डबल बनेगा। जैसे ये कोई है, तो जैसे, ठीक है, तो केंद्र पे जितना कोण बनता है, केंद्र पे जितना कोण बनता है, केंद्र पे जितना कोण बनता है वो परिधि पे बने कोण का, परिधि पे बने कोण का डबल होता है। जैसे यहाँ पे थीटा बन रहा है तो यहाँ क्या बनेगा? 2 थीटा, ठीक समझ में? तो ये पहली थ्योरम है कि केंद्र पे जितना कोण बनता है वो परिधि पे बने कोण का डबल होता है। केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का डबल होता है। अभी देखो यहाँ कैसे समझ में आया भाई, देखो ये बड़ा वाला सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल, आप कहोगे हाँ, तो ये उसके लिए क्या है? सेंटर है। तो सेंटर पे देखो कितना एंगल बन रहा है? 130। और ये क्या है? उसकी परिधि है। ये क्या है? उसकी परिधि। और परिधि पे देखो देखो ये परिधि पे एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल किस पे बन रहा है? ये पूरा एंगल, जो एंगल पी है ये किस पे बन रहा है? परिधि पे बन रहा है, ये परिधि पे तो बन रहा है, ये परिधि, ये परिधि। तो समझ में आया, केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का क्या होता है? आधा होता है। केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का क्या होता है? आधा होता है। समझ में आया? तो अब ध्यान देना, अगर ये 130 बन रहा है तो ये इसका क्या होगा? केंद्र का बना कोण जो होता है परिधि पे बने कोण का डबल होता है। मतलब ये क्या होगा कि इसका डबल 130 है। तो आप कहोगे भैया 130 का जब आधा करोगे तो क्या आएगा? 65। मतलब ये कोण क्या हुआ होगा? ये कोण क्या हुआ होगा? 65 हुआ होगा। ये कोण 65 हुआ होगा तभी तो ये 130 बना। ये कोण 65 हुआ होगा तभी तो 130 बना, क्योंकि परिधि पे जितना कोण बनता है उसका डबल बनता है ये। समझ में आया? अब देखो इतना चीज़ आ गई, ये पूरा 65 आ गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में भी देखिए, इसमें आइए, ये पी है, ये क्यू है, और ये क्या है? एस है। खुद बताइए ये कितना है? आप कहोगे ये 90 है। ये कितना है? 60 है। भाई ये 90 है, ये 60 है। और त्रिभुज के तीनों एंगल का सम क्या होता है? ये भी कंसेप्ट है। त्रिभुज के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। त्रिभुज के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। त्रिभुज के तीनों, मतलब ये कोई त्रिभुज है जैसे ए बी सी, तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी
प्लस एंगल सी क्या होगा 180 होगा। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये 90, ये 60 है, 150 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 30 होगा। मतलब ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में हमने देखा तो ये वाला एंगल कितना आया 30 आया। अब देखो अब सवाल हो गया, पूरा कितना है 65, ये कितना है 30, तो ये कितना होगा 35, बचा हुआ कितना होगा 35। भाई पूरा 65 है, 30 है, तो क्या होगा 35, तो 35 इसका राइट आंसर है। तो यही तो निकालना था, RPS निकालना था, RPS कितना आ गया 35 आ गया। तो बस ज्योमेट्री में देखो सवाल कठिन नहीं होते, ज्योमेट्री में सवाल कोई कठिन नहीं होता। ज्योमेट्री में अगर आपको कंसेप्ट मालूम है, और कंसेप्ट मैं यहाँ बताता ही हूँ, तो कंसेप्ट मालूम है तो आप क्या करते हो सवाल आसानी से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये कंसेप्ट था कि केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का डबल होता है। जैसे पहला कंसेप्ट ये था, केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का डबल होता है। दूसरा कंसेप्ट, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। ठीक है। तीसरा कंसेप्ट, जब हम लोग तीनों शीर्ष से लंब खींचते हैं तो वो लंब जहाँ कट करते हैं वो लंब केंद्र होता है। ठीक है। चौथा कंसेप्ट, यदि हम लोग क्या करते हैं साइड का बाइसेक्ट कर दे, साइड को बाइसेक्ट करते दो दो साइड बाइसेक्ट करने पे जहाँ मिलते हैं तो वो क्या होता है परिकेंद्र। और बड़े वाले वृत्त, त्रिभुज के बाहर यदि हम बड़ा वाला वृत्त खींच दे, मतलब बड़ा वाला सर्कल खींच दे, तो वो उसके लिए क्या होता है परिवृत्त का काम करता है, और उसका केंद्र होता है परिकेंद्र कहलाता है। तो ये सब कंसेप्ट है, ये सब आपको नोट डाउन करने हैं। अगर ये सब आप नोट डाउन कर रहे हैं तो आपका आसानी से सवाल हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा किसी त्रिभुज ABC में AD कोण एंगल ए का आंतरिक द्विविभाजक है। मतलब एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है ABC, और एंगल ए से मतलब एक AD खींचा गया, AD जो इसको क्या कर रहा है बराबर बराबर एंगलों में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है, ये इसके लिए इसका नाम क्या होता है एंगल बाइसेक्टर जो बराबर बराबर डिवाइड करता है, एंगल को बराबर बराबर भागों में डिवाइड करता है, वो एंगल बाइसेक्टर होता है। ठीक, मान लो ये डी पे, और BC बिंदु को डी पर मिलता है। ठीक, यदि BD बराबर 5 और BC बराबर 7.5, मतलब पूरा 7.5 है, ये 5 है, तो क्या होगा 2.5 होगा। तो कह रहा AB रेशियो AC बताइए। तो देखो ये सवाल बहुत ही आसान है, अगर आपको कंसेप्ट मालूम है तो ये सवाल बहुत ही आसान है। देखो कंसेप्ट क्या होता है, देखो कंसेप्ट ये नोट डाउन करने वाले कंसेप्ट है सब। जैसे कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है। ठीक, ट्रायंगल है ABC, मान लो ए से हमने एंगल बाइसेक्टर खींच दिया। एंगल बाइसेक्टर मतलब समझ रहे हो, जो एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो ए से हमने कोई एंगल बाइसेक्टर खींचा, मान लो AD खींच दिया। ठीक, तो ये दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो एक थ्योरम होती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है। तो एंगल बाइसेक्टर एक थ्योरम होती है। क्या थ्योरम होती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? क्या होती है कि इन दोनों, ये जो साइड है इस एंगल के करस्पॉन्डिंग, ये जो साइड है मतलब AB अपॉन AC का रेशियो वही होगा जो इसके सामने वाले साइड है, मतलब BD अपॉन DC। तो ये एक थ्योरम होती है। मतलब जैसे अब जैसे यहाँ पे ध्यान दो, जैसे आप यहाँ से खींच रहे हो, मान लो यहाँ से आपने खींच दिया, तो यहाँ से जब आप खींच दोगे ना, यहाँ से जब आप एंगल बाइसेक्टर खींच दोगे, एंगल बाइसेक्टर मालूम पता चल गया, जो एंगल बराबर बराबर एंगलों में डिवाइड करता है। तो एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, तो इसका मतलब इसकी इस एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, ये और ये। तो इनका जो रेशियो होगा BC और AB का जो रेशियो होगा वो इसके सामने वाले जो साइड है उसके रेशियो के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे मान लो E है, तो CE और AE के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये रूल होते हैं। ठीक है। तो एक रूल क्या होता है एंगल बाइसेक्टर में, क्या होता है कि अगर आप एंगल बाइसेक्टर खींच रहे हो तो करस्पॉन्डिंग जो साइड का रेशियो होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होता है वो सामने वाले साइड के रेशियो के बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सामने वाले साइड के रेशियो के बराबर होता है। अब देखो यहाँ ध्यान दो, अब ध्यान दे रहा हूँ। अब देखो सवाल आसान हो गया, हमें कह रहा है AB और AC बताओ, मतलब इसका इसका रेशियो बताना है, और इसका रेशियो वही होगा जो इसका इसका होगा। अगर देखो ये कितना है तो कहोगे 5, ये कितना है कहोगे 2.5। भाई ये 5 है और ये 2.5 है, रेशियो निकालो क्या आ जाएगा 2:1। तो भाई इन दोनों के बीच में कौन सा रेशियो 2:1, तो इनके बीच में भी कौन सा रेशियो होगा 2:1। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो जो रेशियो इनका होता है वही रेशियो इनका होता है, क्योंकि ये क्या होता है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर एक थ्योरम होता है, जो रेशियो इनका होगा वही रेशियो इनका होगा जब ये एंगल बाइसेक्टर हो। समझ में आया? जब ये एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल को बराबर बराबर भागों में डिवाइड करता है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा आई जो है एक त्रिभुज ABC का अंतःकिरण। देखो एक त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज है ABC। ठीक, अभी मैंने बताया था कि कोई भी त्रिभुज है, जैसे कोई भी त्रिभुज है उसके बाहर एक सर्कल बना दोगे तो उसका जो केंद्र होता है वो क्या होता है परिकेंद्र। और वो कैसे बनता है, साइड का बाइसेक्ट करके, साइड को बाइसेक्ट करोगे।
ठीक है, इसका साइड का बाइसेक्ट करोगे तो जहाँ मिलते हैं वो क्या होता है, इसका सेंटर बन जाता है, और उस सेंटर को क्या कहते हैं, परिसेंटर कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं, सरकम सेंटर। ठीक, अब देखो ध्यान देना, एक त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर तुमने कोई क्या बना दिया, त्रिभुज के अंदर कोई सर्कल बना दिया। तो ये सर्कल बनता कैसे, ये एंगल बाइसेक्टर से बनता है। जब हम लोग देखो इसका एंगल बाइसेक्टर करेंगे, इसका एंगल बाइसेक्टर करेंगे और इसका एंगल बाइसेक्टर करेंगे, तो जहाँ ये मिलता है ना, तो वो क्या होता है, वो होता है अंतः केंद्र। क्या होता है, अंतः केंद्र। इसको आई से डिनोट करते हैं, समझ में, इन सेंटर। और ये अंतः केंद्र होता है, और ये अंतर केंद्र क्या होता है, जब इसके अंदर हम सर्कल बना देते हैं तो उसका केंद्र होता है ये। तो इसलिए हम लोग इसकी रेडियस को ये मानकर हम लोग क्या करते हैं, सर्कल खींच देते हैं। तो आपको बस इतनी याद रखनी है कि अगर कोई त्रिभुज के बाहर सर्कल बन रहा है, अगर किसी त्रिभुज के बाहर सर्कल बन रहा है तो वो परिवृत्त होगा। क्या होगा, परिवृत्त। उसका केंद्र जो होगा वो परिकेंद्र होगा, उसका केंद्र जो होगा परिकेंद्र होगा। और कैसे बनता है, साइड का बाइसेक्ट करके, साइड को बाइसेक्ट करके बनाया जाता है। बाहर सर्कल बनाया जाता है तो साइड को बाइसेक्ट करके, लेकिन अंदर सर्कल बनाया जाता है तो एंगल को बाइसेक्ट करके बनाया जाता है। बस अब यही कंसेप्ट था, एंगल को बाइसेक्ट करके बनाया जाता है अंतः केंद्र। अब देखो ABC कितना है, 60, ACB कितना है, 50। तेरा BIC बताओ, BIC, आई यहाँ पे क्या है, एक आई यहाँ पे क्या है, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र मतलब इन सेंटर है। अभी मैंने बताया था इन सेंटर कैसे बनता है, इन सेंटर बनता है एंगल को बाइसेक्ट करके, एंगल को बाइसेक्ट करके। अगर मैं इसको बाइसेक्ट कर दूं, मतलब बाइसेक्ट करने का मतलब समझ रहे हो, ये 60 है ना, तो इसको मैं 30 बार दूं, ये 30 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 30। और इसको बाइसेक्ट कर दूं, ये 50 है ना, तो ये 25 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 25। तो ये जो हाँ मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो इन सेंटर हो जाएगा। अब देखो एक ऐसा ट्राइंगल बन गया, छोटा सा ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को देखिए, ये आई है, ये बी है और ये सी है। ठीक, समझ में आया। तो ये कितना है, 30, ये कितना है, ये कितना है, 25, और ये आपको निकालना है। तो भैया ये निकालना है। और हमने एक कंसेप्ट और बताया था, त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है, 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है, 180 होता है। मतलब एंगल आई प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो आई निकालना है, आई, बी की वैल्यू कितनी है, 30, ये वाले बी की, इस ट्राइंगल में देख रहे हैं ना हम लोग, पूरा तो 60 है लेकिन इस ट्राइंगल में देख रहे हैं। ठीक, सी की वैल्यू कितनी है, 25 बराबर 180। तो भैया सॉल्व कर लो, तो एंगल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 55। तो एंगल आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल आई की वैल्यू हो जाएगी 125। तो 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप देखकर ही बता देते हैं भाई, ये 55 तो क्या होगा, 125 होगा, देखकर ही बता देंगे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कोई कैलकुलेशन होती नहीं है, ज्योमेट्री में कोई कैलकुलेशन नहीं होती, बस आपको थ्योरम मालूम होना चाहिए। थ्योरम मालूम है तो काम हो जाएगा। ठीक, थ्योरम क्या थी इसमें, कि भैया देखो, जो अंदर किसी भी सर्कल के अंदर जो वृत्त बनता है ना, वो एंगल बाइसेक्टर से बनता है। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को बाइसेक्ट करके बनाया जाता है, बराबर बराबर भागों में बांट कर बनाया जाता है। नवा देखिए, कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर कर, उसकी प्रत्येक माध्यिका बताइए। भाई कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक, समबाहु त्रिभुज है, तो ये सवाल मैंने मेंसुरेशन में भी कराया था, मान लो इसे समबाहु त्रिभुज है। ठीक, और उसकी आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 3 है। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 3 है। कह रहा है उसकी प्रत्येक माध्यिका ज्ञात कीजिए, प्रत्येक माध्यिका ज्ञात। ध्यान देना, अब इसमें कंसेप्ट क्या है, इसमें कंसेप्ट क्या है भाई, इसमें कंसेप्ट क्या है, देखो ध्यान देना। मेंसुरेशन में मैंने बताया था, जैसे कि ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन, यही लाइन माध्यिका का काम करती है। ये लाइन किसका काम करती है, माध्यिका का। यही लाइन लंब का काम करती है। यही लाइन एंगल बाइसेक्टर का काम करती है, एंगल बाइसेक्टर का काम करती है। और यही लाइन ऊंचाई का काम करती है। तो मैंने बताया था, तो किसी भी ट्रायंगल में ये जो लाइन होती है, यही लाइन किसका काम करती है, यही माध्यिका का काम करेगी। यही लाइन किसका, लंब का काम करेगी। और यही लाइन एंगल बाइसेक्टर काम करती है। और यही लाइन किसका काम करती है, ऊंचाई का काम करती है। ठीक है, अब अगर ये माध्यिका का काम कर रही है, अगर ये माध्यिका का काम कर रही है, तो मतलब इस लाइन पे कहीं ना कहीं क्या होगा, सेंटर होगा। इस लाइन पे क्या होगा, कहीं ना कहीं सेंटर होगा। ध्यान देना, जैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में हमने मान लो 3 माध्यिकाएं खींच दी, एक ये माध्यिका खींच दी, एक ये माध्यिका खींच दी, एक ये माध्यिका खींच दी। तो ट्रायंगल में जब हम लोग 3 माध्यिका खींच देते हैं, तो ये वाली चीज, तो 3 माध्यिका खींचने पे वहाँ पे क्या है, बिंदु बन जाता है। मतलब तीनों माध्यिका जहाँ कट करते हैं उसको क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक। समझ में आया? तो मतलब अगर तुमसे कोई पूछ ले कि केंद्र क्या है, पूछ ले केंद्र क्या है, केंद्र कैसे बनता है, तो तीनों माध्यिकाएं जब खींचते हैं, तीनों माध्यिकाएं जहाँ कट करती हैं उसी को क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और केंद्रक में ध्यान देना, केंद्रक में केंद्रक क्या करता है,
केंद्रक क्या करता है, माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। जैसे ये माध्यिका है तो इसको 2:1 में डिवाइड करेगा, ये माध्यिका है तो इसको 2:1 में डिवाइड करेगा, ये माध्यिका है इसको 2:1 में डिवाइड करेगा। ठीक, तो केंद्र क्या करता है, माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, पहली चीज तो ये याद रखना। ठीक, दूसरी चीज माध्यिका, ठीक, माध्यिका निकालनी। और दूसरी चीज आपको ये याद रखना है कि देखो ये जो लाइन होती है ना 2:1 में डिवाइड करता है, मतलब देखो देखो तो 2:1 में डिवाइड करता है तो मतलब ऊपर वाले, अगर मैं इसको लाइन खींच दूँ, ये माध्यिका खींच दूँ, क्या कर दूँ, माध्यिका खींच दूँ। ठीक, जैसे माध्यिका खींच दिया मैंने। ठीक, मान लो ये ए बी सी ये डी है, तो और मान लो यहाँ पे कोई क्या है भाई, ये माध्यिका है, माध्यिका मतलब कहीं ना कहीं केंद्रक होगा, केंद्रक मतलब जी होगा। ठीक, तो देखो ए डी, ए जी और जी डी, ए जी और जी डी में क्या संबंध होगा, 2:1 का, 2:1 का, 2:1 का। अब ध्यान देना, जो नीचे अगर मैं देखो इसको, इसकी वैल्यू देखो तो ये जानते हो क्या होता है, देखो ये पूरी लाइन जो है ना वो कैपिटल आर और स्मॉल आर से मिलकर बनी। भाई कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में भी तो वही 2:1 का रेशियो होता है, मतलब नीचे वाली वैल्यू क्या है, स्मॉल आर है, ऊपर वाली वैल्यू क्या है, कैपिटल आर। और देखो स्मॉल आर की वैल्यू हम लोग के हिसाब से कितनी दी है, 3। भाई देखो ध्यान देना, कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में क्या होता है, 2:1 होता है। जैसे कर तो कैपिटल आर स्मॉल आर का रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, हम लोग के हिसाब से 3 है, तो हम एक की वैल्यू 3 दी गई तो दो की वैल्यू क्या होगी, 6। मतलब ऊपर वाला क्या हो जाएगा 6 और नीचे वाला क्या है 3, तो ये पूरा कितना हो जाएगा भाई, ऊपर वाला है ये 6 है, ये 3 है, तो पूरा कितना हो गया 9। तो माध्यिका कितनी हो गई, 9 हो गई। समझ में आया सवाल को ऐसे करना है। तो जब भी अब ये दोबारा सवाल आए ना तो आप इसको जल्दी करेंगे। अब इतना कंसेप्ट तो अब मैंने कंसेप्ट बता दिया है, अब इसको जल्दी करेंगे। भाई देखो किसी भी समबाहु त्रिभुज में यही लाइन क्या होगी, माध्यिका होगी, यही लाइन क्या होगी, लंब होगी, यही लाइन क्या होगी, एंगल बाई सेक्टर होगी, और यही लाइन क्या होगी, ऊंचाई होगी। ठीक, अगर ये माध्यिका है तो इसके बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा, सेंटर होगा, केंद्रक होगा, सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड या केंद्रक होगा। और केंद्रक क्या करता है, माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक, और 2:1 में डिवाइड करता है मतलब ऊपर वाली लाइन क्या होती है, कैपिटल आर, और नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, स्मॉल आर। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर में डिवाइड करता है, और कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच में कौन सा संबंध होता है, 2:1 का होता है। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है किसी त्रिभुज एबीसी की 2 माध्यिकाएं, एक त्रिभुज एबीसी है, माध्यिका पे सवाल आ गया। ठीक है, एक बार कंसेप्ट सीख लो फिर सवाल देखो ऑटोमेटिक आप कर सकते हो। एबीसी पे एक सवाल आया, कह रहा है एबीसी एक त्रिभुज है, कह रहा है कि इसकी 2 माध्यिकाएं, एक है एडी और एक माध्यिका, मतलब ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है, और एक माध्यिका है बीई। ठीक, 2 माध्यिकाएं विभाजित करते यदि एडी 9 है। अच्छा खुद बताओ ये एडी कितनी है, 9 है, और बीई 6 है। खुद बताओ एडी की वैल्यू कितनी है, एडी की वैल्यू है 9 है, और बीई की वैल्यू कितनी है, कह रहा है 6 है। तो कह रहा है बीडी बताओ, बीडी की लंबाई बताइए, बीडी की ये लंबाई बतानी है। तो बहुत ही आसान सवाल है, देखो ये बहुत ही आसान सवाल है। देखो ये बताना है, ये लाइन बतानी है, ये बताना है आपको, तो ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। तो भाई आपको पता क्यों नहीं है, पता है। देखो मैंने बताया था ये माध्यिका है ना, और माध्यिका किस रेशियो में डिवाइड होती है, 2:1, मतलब ये 2:1 में डिवाइड होगी। अगर ये 2 है ये 1 है तो टोटल कितना हो गया 3, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, मतलब इस भाई ये पूरा हम लोग के हिसाब से 3 आ रहा है, जबकि सवाल में कितना दिया है 9। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3, मतलब ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और नीचे वाली कितनी आ जाएगी 3। तो ये 3 आ गई। अब देखो ये कितना है, ये भी तो माध्यिका है, माध्यिका ये कितना 6, और ये भी 2:1 में डिवाइड होगा, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू ये भी क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो भैया देखो ये 2 होता है ये 1 होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, मतलब ये 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तभी तो ये 6 बनेगा। अब देखो ध्यान देखो, मैंने बताया था समबाहु त्रिभुज में ये लाइन क्या होती है, यही लाइन समबाहु त्रिभुज में माध्यिका का काम करती है, यही लाइन लंब का काम करती है, यही लाइन एंगल बाइसेक्टर का काम करते है, यही लाइन ऊंचाई का काम करती है। अच्छा खुद बताओ ये लंब का काम करेगी तो ये 90 बनाएगी कि नहीं बनाएगी, बस हो गया, ये 90 बनाएगी तो हो गया। ठीक, अगर ये लंब का काम करेगी तो ये क्या करेगी, ये लंब का काम करेगी। ठीक, तो देखो अब सवाल सॉल्व हो गया भाई, ये 3 है ये 4 है, ये निकालना है, और आपको पता है 3 4 5, 3 4 ट्रिपलेट नहीं होता, 3 4 तो ये क्या होगा 5 होगा, तो ये ट्रिपलेट हो जाएगा, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बीडी तो निकालना था, बीडी कितना आ गया 5 आ गया, समझ में आया? ठीक, तो ये भाई ये जब एक दूसरे को काटते हैं ना तो 90 पे काटते हैं, कितना काटते हैं 90 पे, तो ये 90 बनेगा। ठीक है, तो देखो 3 4 5
5 हो गया कि नहीं हो गया? तो आपको हो गया, हाँ हो गया। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा किसी बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अंतर 150 है। कह रहा बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। तो हमने देखो याद किया था, देखो आंतरिक मतलब होता है आई और बाह्य मतलब होता है ई। तो आई माइनस ई कितना है? 150। और आप जानते हो आई प्लस ई, ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ा, आई प्लस ई क्या होता है? 180 होता है। तो देखो जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2i की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब जोड़ोगे इसको तो जोड़ोगे तो 2i की वैल्यू 330, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी? 165। अगर i की वैल्यू 165 आ गई तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी? e की वैल्यू हो जाएगी 15। ठीक, अब कह रहा बहुभुज की संख्या मतलब नंबर ऑफ साइड्स बताने, तो नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या होता है? 360 अपॉन ई। तो 360, ई की वैल्यू कितनी है? 15। तो जब डिवाइड करोगे तो 2 और ये 4, 24। तो 24 इसका राइट आंसर रहेगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा किसी बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 144 है। कह रहा बहुभुज की संख्याओं की मतलब बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। अच्छा बताओ, अभी मैंने पढ़ा आई प्लस ई कितना होता है? 180। मतलब आंतरिक और बाह्य कोण का योग क्या होता है? 180। अच्छा आई 144 है तो बाई कितना होगा? 36। अब हमें क्या निकालना? नंबर ऑफ साइड्स निकालनी। तो नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या होता है? 360 अपॉन ई। मतलब 360 और बाह्य कोण कितना है? 36। तो डिवाइड कर दो कि कितना आ जाएगा? 10। तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1080 है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। तो आंतरिक कोणों का योग बताइए। आंतरिक कोणों सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, मैंने क्या बताया था? n-2 इंटू 180, यही तो होता है। और ये कितना दिया है? 1080। तो ये 0 से 0 गया, ये इसको काट देगा कितनी बार? 6 बार। तो n-2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 14। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो बहुभुजों में भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है। यदि बहुभुजों के आंतरिक कोणों का अंतर 6 है तो कह रहा है भुजाओं की संख्या बताइए। अच्छा देखो भुजाओं की संख्या जो साइड्स दिए हैं, मान लो 5:4 में दिए है, तो मैं क्या मान लूँगा? पहले वाले बहुभुज में साइड क्या है? 5x है और दूसरे वाले में क्या है? 4x है। ठीक है, भुजाएं दिए हैं। ठीक, मतलब ये n दिया है। ठीक, और n दिया होता है तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं? e निकाल लेते हैं। e निकालना आसान होता है ना भाई, n दिया है तो e कैसे निकालेंगे? n बराबर होता है 360 अपॉन ई। तो अगर मुझे e निकालना है तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 360 अपॉन n। ठीक, तो 360 में जब n मतलब 5x का भाग कर दोगे तो क्या आ जाएगा? e आ जाएगा। ऐसे 360 में जब 4x का भाग कर दो क्या आ जाएगा? e आ जाएगा। समझ में आया? तो जब 5x था भुजा तो e आया, जब 4x था तो e आया। अब मैं i निकाल लेता हूँ। आई देखो निकालना बहुत आसान होता है भाई, आई प्लस ई की वैल्यू कितनी होती है? 180। तो अगर मुझे आई निकालना है तो 180 माइनस ई करना पड़ेगा। तो देखो बस यहाँ पे देखो, ध्यान देखो, 180 माइनस ई की वैल्यू कितनी है? 360 अपॉन 5x। ठीक, और यहाँ पे देखो 180 माइनस ई की वैल्यू 360 अपॉन 4x। अब देखो यार, यदि बहुभुज के आंतरिक कोण, ये आंतरिक कोण आए, आंतरिक कोणों का अंतर कितना? 6 है। मतलब इनका अंतर कितना दिया है? इनका अंतर दिया गया है 6 के बराबर। तो बस सॉल्व कर दो, अब कुछ नहीं रह गया। 180 माइनस 360 अपॉन 5x माइनस 180 प्लस 360 अपॉन 4x इज इक्वल टू 6। तो ये कट जाएगा इससे, और ये क्या आ जाएगा? 360 अपॉन 4x माइनस 360 अपॉन 5x इज इक्वल टू 6। ठीक, तो 360 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1/4x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 6। तो ये इसको काट देगा पूरा 60 बार। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 माइनस 4 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20x और इक्वल टू हो जाएगा 1/60। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/20x इज इक्वल टू 1/60। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। x की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू 3 आ गई। कह रहा है भुजाओं की संख्या बताइए। भाई भुजाएं क्या है? 5x 4x थी, मतलब 5 गुणे 3 और ये 4 गुणे 3। तो यहाँ हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12। तो 15 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 तो बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है किसी बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से डबल है। कह रहा है बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए, मतलब इंटरनल एंगल। और हम जानते हैं आई और प्लस ई बराबर क्या होता है? 180। अगर आई जो है वो ई का डबल है, अगर ई को मैं एक्स मान लूँ तो आई क्या हो जाएगा? 2x बराबर 180। हो जाएगा कि नहीं? तो भैया यहाँ पे 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60। ठीक, कह रहा है बहुभुज की संख्या बताओ। बहुभुज मतलब n निकालना है। n का फॉर्मूला क्या होता है? 360 अपॉन ई। ठीक,
360 ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू देखो हमने क्या मानी x, और x कितना है 60, तो 60 से जब भाग कर दो कितना आ जाएगा 6, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 16, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक, बिल्कुल सेम सवाल है। कह रहा दो बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है, उनके आंतरिक कोणों का अनुपात 24:25 है। तो कह रहा है इन दोनों बहुभुजों की भुजाओं की संख्या बताइए। अच्छा खुद बताओ, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कैसे दी, 5 और 6 दिए हैं, तो मतलब मैं मान लेता हूँ एक 5x है, पहले बहुभुज में नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 5x, दूसरे में कितने हैं 6x, मतलब पहले में भुजाओं की संख्या 5x है और दूसरे में 6x है। तो जब भी भुजाओं की संख्या दी होती है हम लोग क्या निकालते हैं, पहले एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एक्सटीरियर एंगल। ये तो n की वैल्यू, एक्सटीरियर निकालने के लिए क्या करते हैं, n बराबर क्या होता है 360 अपॉन ई, तो ई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 360 अपॉन n कर देंगे। तो 360 अपॉन n, n की वैल्यू कितनी 5x, यहाँ पे देखो 360 अपॉन यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 6x। ठीक है, अब i निकाल लेते हैं। i कैसे निकालोगे भाई, i प्लस ई की वैल्यू क्या होती है 180, तो अगर मुझे i निकालना है तो क्या करना पड़ेगा 180 माइनस ई करना पड़ेगा। तो भैया 180 माइनस, ठीक 180 माइनस, अच्छा यहाँ पे क्या दिया है एंड द रेशियो ऑफ देयर इंटीरियर एंगल्स, हाँ 180 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 360 अपॉन 5x, और यहाँ हो जाएगा 180 माइनस 360 अपॉन 6x, और इनका रेशियो कितना दिया गया, इनका रेशियो दिया गया है 24:25। मतलब अगर मैं 180 माइनस 360 अपॉन 5x और 180 माइनस 360 अपॉन 6x करूँ तो कितना आ जाएगा 24:25 आ जाएगा। ठीक, अगर मैं ऊपर 180 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 माइनस 2 अपॉन 5x, और नीचे अगर मैं 180 कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन 6x, और ये कितना आ जाएगा 24/25। तो बस सॉल्व करना है, 180 कट गया, अब सॉल्व करिए बस सवाल आंसर आ गया। ऊपर एलसीएम लोग क्या आ जाएगा 5x माइनस 2 अपॉन 5x, और यहाँ पे जाएगा 6x माइनस 2 अपॉन 6x, और ये हो जाएगा 24/25। तो भाई ये x कट जाता है, ये 6 कहाँ जाएगा सबसे ऊपर, तो 6 सबसे ऊपर जाएगा, तो यहाँ 5x माइनस 2 और यहाँ पे जाएगा इंटू 6, और यहाँ जाएगा 6x माइनस 2 और यहाँ जाएगा इंटू 5, और ये हो जाएगा 24/25। तो भाई 6 24 को काट देगा 4 बार, 5 काट देगा इसको 5 बार, इसका गुणा करोगे तो 25x माइनस 10, और ये हो जाएगा 24x माइनस 8। तो 25x में 24x घटाओगे तो x बचेगा, और ये हो जाएगा आपका, जब 8 में से ये 8 माइनस का है और ये प्लस का 10 जाएगा तो 2 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, और साइड निकालना था तो 5 गुणे 2 मतलब 10, और 6 गुणे 2 मतलब 12। तो 10 और 12 क्या हो जाएंगे, साइड हो जाएंगे 10 और 12। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 बहुत ही आसान सवाल है, कह रहा है किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का मान कभी भी नहीं हो सकता है। आंतरिक कोणों का मान कभी भी नहीं हो सकता है, किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का मान क्या नहीं हो सकता है। अच्छा कुछ बताओ, ये ऑप्शन सवाल होता है, ऐसे सवाल किससे होते हैं ऑप्शन से। ठीक, अगर मैं आंतरिक कोण 150 ले लूँ, तो अगर आंतरिक कोण 150 ले लूँ तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 30, क्योंकि 180 होता है। अगर ये 30 हो गया तो साइड क्या निकलेंगी 360 अपॉन 30 करोगे कितना आ जाएगा 12। तो ये हो सकता है, क्योंकि साइड देखो, साइड क्या आ रही 12 आ रही है। अगर साइड इंटीजर आ रही तो हो सकता है। अब देखो अगर आगे यहाँ 105 ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा 75, और ये हो जाएगा 360 अपॉन 75, तो 15 से काटोगे तो ये 24 बार, 15 से काटोगे तो ये क्या आ जाएगा 15 से काटोगे तो ये 5 बार, और यहाँ आ जाएगा 4.8। देखो साइड जो होंगी ना वो इंटीजर होती है, साइड क्या होती है इंटीजर। ठीक है, दशमलव में नहीं होती, मतलब ये दशमलव में आंसर दे रहा है, मतलब ये वाला आंसर नहीं हो सकता। तो यही पूछा गया कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता, तो 105 नहीं हो सकता। बाकी इसमें निकालोगे तो ये भी हो जाएगा, इसमें निकालोगे तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि इसमें साइड क्या हो गई दशमलव में, साइड दशमलव में नहीं आनी चाहिए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा किसी समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD का मान 18 सेंटीमीटर। कह रहा एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये कोई समांतर चतुर्भुज बताया था आमने सामने की भुजा क्या होती है समांतर और बराबर होती है। आमने सामने की भुजा समांतर भी होती है बराबर भी होते हैं। ठीक, कह रहा है इसमें BD, तो ये मान लेते हैं BD है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो BD कितना है 18 सेंटीमीटर, मतलब BD की वैल्यू कितनी है 18 सेंटीमीटर। यदि बिंदु P
और क्यू, यदि बिंदु P और Q ABC ठीक, और ADC के केंद्रक हैं, मतलब अगर मैं ABC खींच दूँ, मतलब ऐसे खींच दूँ कोई ABC मान लो ठीक, तो ABC का जो है बिंदु P और ये जो है बिंदु Q, ये क्या है इसके से, ये केंद्रक है, मतलब इस ट्रायंगल का केंद्रक ये है और इस ट्रायंगल का केंद्रक ये है। तो कह रहा है कि P क्यों बताइए, ये बताना आपको ठीक। अब भैया देखो कुछ भी पूछे केंद्रक बोल दीजिए ना, बस अब सवाल हो गया। अगर मैंने बताया था कोई भी जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल में केंद्र कैसे बनता है, जब माध्यिका खींचते हैं, क्या खींचते हैं माध्यिका, जब माध्यिका खींच देते तो केंद्र बन जाता है। और केंद्र क्या करता है, माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। केंद्र क्या करता है, माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। खुद बताओ, ये 2 होगा, ये क्या होगा 1। यहाँ से देखो इस ट्रायंगल में, यहाँ से देखो ऊपर से देखा जाता है जहाँ से माध्यिका खींची गई, तो ये 2 होगा, ये क्या होगा 1। तो अगर मैं पूरे की बात करूँ, पूरा कितना होगा 3, और ये 3 कितना हो गया 6। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 18। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। हमें क्या निकालना, पी क्यू कितना है, देखो एक ये कितना है 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। भाई 1 3 है तो 2 कितना हो जाएगा 6, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये ठीक। तो देखो कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD, तो एक समांतर चतुर्भुज बना लो, ये समांतर चतुर्भुज है ठीक। कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD ABCD ठीक। समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AB, की भुजा AB को, अच्छा समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर भी होती है बराबर भी होती है। समझ में आया? आमने सामने भुजा समांतर भी होती है बराबर भी होती है। कह रहे यदि AB को बिंदु E तक बढ़ाया गया, AB को हमने बढ़ाया, AB को बढ़ाया कहाँ तक बढ़ाया, E तक बढ़ाया, E तक बढ़ाया, जहाँ BE बराबर AB है, BE बराबर AB है ठीक। मतलब ये E तक बढ़ाया और ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर आ रही है, मतलब जितना ये है उतना ये, मान लो ये 1 है तो ये भी क्या है 1 है। और DE को जब मिलाओगे, DE को जब मिलाओगे ठीक, तो DE को जब मिलाया जा रहा है, DE को जब मिलाया जा रहा है तो वो BC को कहाँ पे काट रहा है, Q पे काट रहा है। तो आपको ये बताना है कि Q जो है वो BC को किस अनुपात में विभाजित करेगा, Q जो है वो BC को किस अनुपात, मतलब आपको ये निकालना है कि BQ रेशियो CQ, BQ रेशियो CQ निकालना है। तो बहुत ही आसान सवाल है। देखिए अगर आपने मेंसुरेशन ध्यान से पढ़ी होगी मेरी, तो आपको ये सवाल बहुत हलवा लगेगा। मेंसुरेशन इसलिए मैं कहता हूँ आपको ज्योमेट्री पढ़ने से पहले आपको मेंसुरेशन 2D और 3D दोनों पढ़नी है, और ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत पढ़नी है, तभी आपकी ज्योमेट्री आपकी स्ट्रांग हो पाएगी। देखो एक चीज़ मैंने बताई थी मेंसुरेशन में, जब मैंने पढ़ाया था मेंसुरेशन मैंने क्या बताया था, नहीं बताया तो आप यहाँ सीख लीजिए। ये ट्रायंगल है ABC ठीक, ये ट्रायंगल है ABC। मान लो इसका एक मिड पॉइंट है, इसका इस साइड का एक मिड पॉइंट है जिसका नाम है D। तो इस मिड पॉइंट से तीसरी वाली साइड, इस मिड पॉइंट से तीसरी वाली साइड के समांतर अगर मैं एक लाइन खींच दूँ, इस देखो एक ट्रायंगल ABC, तो इस वाली साइड का एक मिड पॉइंट है D। तो इस मिड पॉइंट से यदि तीसरी वाली के साइड के समांतर में क्या कर दूँ, एक लाइन खींच दूँ, जो कि एक लाइन खींच दूँ, तो ये क्या करेगी, ये इसको क्या करेगी बराबर बराबर विभाजित करेगी। मतलब ये वाली लाइन इसको क्या करेगी बराबर बराबर डिवाइड करेगी। मतलब ये जो ई जो होगा ना, इसका जो यहाँ पे कट कर रहा है, ये इसका मिड पॉइंट होगा। ये क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट होगा। अगर ये अब देखो, तो ये मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, अगर ये समांतर हैं और मिड पॉइंट भी हैं, अगर ये समांतर है मिड पॉइंट भी है, तो यहाँ पे क्या होता है DE पैरेलल हो जाएगा। अगर BC, अगर DE पैरेलल BC के है और ये मिड पॉइंट भी हैं, तो DE हाफ भी हो जाएगा BC के। समझ में आया? DE हाफ भी हो जाएगा BC के। और जो रेशियो इनका होता है वही रेशियो सबका होता है ठीक है। अगर ये लिख के आ गया किसी ट्रायंगल में, ये लिख के आ गया DE पैरेलल BC, किसी भी ट्रायंगल में ये लिख के आ गया DE पैरेलल BC, या इतना लिख के आ गया कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाया गया जो तीसरी साइड के समांतर है, तो इतना लिख के आ गया, समझ लो आपको क्या करना है। तो इसमें पहली बात आपको ये रखनी है कि ये वाला जो लाइन होती है DE वो इसकी आधी होती है, इसकी आधी होती है। दूसरी आपको क्या याद रखनी है कि AD अपॉन छोटे वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल समरूप हो जाता है, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल समरूप हो जाता है, छोटा वाला ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल समरूप हो जाएगा। तो देखो ये वाली
साइड ए डी और पूरी साइड ए बी बराबर होगी इस वाली साइड ए ई और पूरी साइड ए सी और ये वाली साइड डी ई और पूरी साइड बी सी की। तो ये समझ में आया। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे। अब देखो यही कंसेप्ट यूज़ हुआ है, कुछ नहीं यूज़ हुआ है यहाँ पे। देखो ध्यान देना। अच्छा ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, देखो ये वाली लाइन बराबर है कि नहीं। अब इसमें बोला गया है ये वाली लाइन ये वाली बराबर है कि नहीं, आप कहोगे हाँ, तो ये इसका क्या होगा, मिड पॉइंट। अब ये ट्राइंगल का देखो, ट्राइंगल इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल डी ए ई में देखो, डी ए ई इस ट्राइंगल में देखो, तो ये मिड पॉइंट है, इस साइड का ये मिड पॉइंट है। तो इस साइड के मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल खींची जा रही है। देखो इसके पैरेलल, भाई इसके पैरेलल लाइन खींची जा रही है ना, ये लाइन इस साइड के पैरेलल लाइन खींची जा रही है। ठीक। अब कहोगे सर जी पैरेलल कैसे हो गया। मैंने अभी बताया समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की साइड पैरेलल भी होती है, बराबर भी होती है। मतलब ये वाली लाइन पैरेलल होगी इसके। अच्छा ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाली लाइन इसके नहीं पैरेलल होगी। आप खुद सोचिए, ये पूरी लाइन पैरेलल है आपस में, तो ये वाली लाइन इसके नहीं पैरेलल होगी, तो आप होगी। तो देखो ये मिड पॉइंट है, इस साइड के मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से खींची जा रही लाइन और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यही वाला कंसेप्ट बन रहा है। तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल खींची जा रही है तो ये भी क्या होगी, इसकी मिड पॉइंट है। ये भी क्या होगी, मिड पॉइंट। मतलब इसका रेशियो वही होगा जो इसका रेशियो। अच्छा इसका रेशियो क्या, ये 1 है और पूरा वाला कितना है, 2 है। पूरा वाला कितना है, 2 है। तो 1 और पूरा वाला कितना है, 2। यहाँ पे भी होगा, ये 1 होगा और पूरा वाला कितना होगा, ये 2 होगा। पूरा वाला 2 हो जाएगा। ठीक है, पूरा 2 हो जाएगा, पूरा 2। और यहाँ पे भी यही होगा, ये 1 होगा, ये पूरा वाला क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो ये पूरा 2 है, ये पूरा 1 है, ये पूरा 2 है और ये देखो ये समांतर चतुर्भुज की साइड भी है, मतलब ये 2 है तो ये भी क्या होगी, 2। भाई समांतर चतुर्भुज में मैंने बताया था कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की साइड बराबर होती हैं। मतलब जितनी साइड ये होगी उतनी ये होगी और जितनी साइड ये होगी उतनी ये होगी। तो ये पूरा 2 है तो ये भी पूरा क्या होगा, 2 होगा। जिसमें से एक तो ये है तो ये भी क्या होगा, 1 होगा। भाई ये पूरा 2 होगा ना, तो 2 होगा तो ये 1 तो ये भी 1, तो मतलब 1:1 में डिवाइड करेगा। तो ये इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 20। या इंपॉर्टेंट सवाल, समलम चतुर्भुज का, चक्री समलम चतुर्भुज का। ठीक। देखिए चक्री चतुर्भुज का मैं आप थोड़ा कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। जैसे ये कोई भी सर्कल है, तो सर्कल के अंदर यदि मैं एक चतुर्भुज बना देता हूँ, सर्कल के अंदर यदि मैं चतुर्भुज बना देता हूँ, तो वो क्या हो जाता है, चक्री चतुर्भुज हो जाता है। वो क्या हो जाता है, चक्री चतुर्भुज हो जाता है। तो किसी भी सर्कल के अंदर यदि तुम चतुर्भुज बना दोगे तो क्या हो जाएगा, चक्री चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या लिखा है, ये लिखा है साइक्लिक ट्रेपेजियम, चक्री समलम चतुर्भुज, चक्री समलम चतुर्भुज। तो देखो साइक्लिक ट्रेपेजियम वो भी ऐसे बनता है, साइक्लिक ट्रेपेजियम। अब देखो साइक्लिक ट्रेपेजियम में आपको क्या याद रखना है, साइक्लिक ट्रेपेजियम में आपको याद रखना है, जैसे ये मान लो ये ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है, और ये क्या है, डी है। और आपको ये दे दे कि ए डी पैरेलल है बी सी के, जैसे यहाँ पे दिया देखो ए डी पैरेलल है बी सी के। ठीक। तो ए डी पैरेलल बी सी, देखो ए डी जो है ये वाली साइड, ए डी ये साइड पैरेलल है इसके। तो देखो आपको जब भी जो पहले आपको ये चेक करना है कि कौन सी लाइन पैरेलल है, जैसे ए डी पैरेलल बी सी के। तो जैसे ये मिल जाए तो उसके बाद देखो क्या करना है, उसके बाद देखो आपको 2 चीज़ याद रखनी है। पहली चीज़, अगर ये इसके पैरेलल है तो इस एंगल के बराबर, ये इसके पैरेलल है तो इस एंगल के बराबर, मतलब एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल डी के। ये वाला एंगल बराबर हो जाता है ये वाले एंगल से। ठीक। और ये वाला एंगल बराबर हो जाता है ये वाले एंगल से, मतलब एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल सी के। ठीक। दूसरी चीज़, तो 2 चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे। पहले आपको क्या देखना है, पैरेलल लाइन ढूंढनी है। जैसे यहाँ पे ए डी पैरेलल बी सी के, ए डी पैरेलल बी सी के, तो 2 लाइन जहाँ पैरेलल वाली ढूंढ लो। उसके बाद जैसे पैरेलल वाली लाइन मिल जाए, जैसे ये वाली लाइन पैरेलल है, तो देखो इस लाइन में देखो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और यहाँ इस वाली लाइन में देखो तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो बस सवाल हो गया। करेक्ट चक्री समलम चतुर्भुज इस प्रकार है कि ए डी पैरेलल बी सी के, ए डी पैरेलल बी सी के, और ए बी सी 70 है, ए बी सी 70 है, मतलब 70 डिग्री। तो कह रहा है बी सी डी बताओ, बी सी डी, भाई ये भी 70 होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। अगर ये 70 है तो ये भी क्या होगा, 70 होगा। अब देखो करेक्ट चक्रीय चतुर्भुज इस प्रकार है जिसकी भुजाएं ए डी तथा बी सी समांतर है। फिर देखो ए डी समांतर बी सी के, और ए बी सी 72 है। भाई ये वाली लाइन देखो, इसमें इसी में मैं कर दे रहा हूँ, ये वाली लाइन में क्वेश्चन नंबर 21 ये 72 है, तो क्या होगा, बी सी डी कितना होगा, बी सी डी ये भी 72 होगा। समझ में आया।
ये भी 72 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22वां। क्वेश्चन नंबर 22वां। अब देखो यहाँ कह रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। किसकी बात हो रही है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर जो पीछे वाला हमने पढ़ा था ना, वो साइक्लिक ट्रेपेजियम था। क्या था? साइक्लिक ट्रेपेजियम। ये भी ऐसे बनता है, मान लो एक सर्कल है, और सर्कल के अंदर यदि तुमने क्या कर दिया, एक ट्रेपेज सर्कल के अंदर यदि तुमने एक क्वाड्रिलेटर बना दिया, तो क्या हो जाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो जाएगा। ठीक। अब तो क्या करा, किसी यदि किसी साइक्लिक चतुर्भुज का, चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण 50 है, तो कह रहा है आंतरिक विपरीत कोण क्या होगा। तो भाई इसको आप, ये सवाल बिना ऐसे ही हो जाएगा। देखो, अच्छा बाह्य कोण मतलब बाहर का एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है? एक्सटीरियर और इंटीरियर कितना होता है? कहोगे 180। एक्सटीरियर कितना दिया है? 50। तो इंटीरियर कितना होगा? 130। ये सवाल ऐसे हो जाता है। ठीक। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ और थ्योरम लगानी पड़ती है, वो सवाल हो जाता है। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23वां। क्वेश्चन नंबर 23वां इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक। तो देखो क्या कह रहा है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, और एक रेखा सी से गुजरती है, और AD को बिंदु P और AB को बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करती है। यदि DP बराबर हाफ AB है, तो कह रहा है BQ और AB का अनुपात बताइए। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। तो पहले हम लोग यहाँ पे फिगर बनाते हैं। कह रहा है ABCD एक क्या है? ABCD एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पे मैं ABCD बना रहा हूँ, ये ABCD है। ठीक। ABCD क्या है? एक रोम्बस है। तो ये A है, ये B है, ये C है, और ये क्या है? D है। ठीक। अब कह रहा है यदि एक रेखा बिंदु C से गुजरती है, एक रेखा बिंदु C से गुजरती है, जो AB AD को बिंदु P पर और AB को बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है यदि हम AB को बढ़ाएं, यदि हम AD को बढ़ाएं, AD को बढ़ाएं और AB को बढ़ाएं, ठीक, तो एक लाइन एक ऐसी जाती है जो C से होकर जाती है, एक लाइन एक ऐसी जाएगी जो कि C से होकर जाती है। तो ये समझ लो। तो ये हो जाएगा, मान लो AD को बढ़ाया, तो AD को बढ़ाया तो बिंदु P, और AB को बढ़ाया तो बिंदु Q। तो यहाँ पे ये और ये वाली लाइन जब इनको बढ़ाया, तो ये वाली लाइन किससे जाती है? C से जाती है। ठीक। तो ये त्रिभुज बन गया। अब देखो क्या कह रहा है यदि DP बराबर हाफ AB है, DP ये DP, ये DP बराबर क्या है? हाफ AB। अगर मैं मतलब DP जो है यहाँ पे देखो, DP बराबर क्या है? हाफ AB है। तो अगर मैं AB को 2x मान लूँ, भाई देखो AB को 2x मान लूँ, तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। भाई AB अगर 2x है तो उसका आधा है DP। तो अब देखो ये 2x है, और ये रोम्बस है, और रोम्बस हमने बताया था रोम्बस की सभी साइड क्या होती है? बराबर होती है। मतलब ये सभी साइड बराबर होंगी। तो ये 2x है, तो ये भी क्या होगा? 2x। ये भी क्या होगा? 2x। और ये भी क्या होगा? 2x होगा। ठीक। अभी तो हम सवाल को कर रहे हैं। अब तो कह रहा है BQ और AB का अनुपात बताइए। मतलब BQ क्या है? BQ ये है BQ, और AB क्या? AB है। तो इसका और इसका अनुपात बताना है। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए देखते हैं भाई सवाल को। देखिए इतना फिगर बन गया। इतने फिगर का हमें देखो निकालना क्या? हमें निकालना है BQ ये, और AB यहाँ पे। तो ध्यान से देखना, हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल लेने। क्या लेने? दो ट्रायंगल लेने, और उन ट्रायंगल को क्या कर देना? सिमिलर कर देना। दो ट्रायंगल लेने जिसमें ये वाली साइड आए, और उन ट्रायंगल को क्या कर देना? सिमिलर कर देना। तो देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो एक ये ट्रायंगल तुम्हें मिल जाएगा एक ये ट्रायंगल छोटा वाला, ठीक दिख रहा है? ये वाला ट्रायंगल, और एक बड़ा सा ट्रायंगल मिल जाएगा ये वाला। ठीक। हमने देखो ये क्यों लिया? क्योंकि इसमें देखो BQ है। और ये बड़ा वाला क्यों लिया? क्योंकि बड़े वाला लेंगे तो उसमें क्या मिल जाएगा? AB। तो हमें BQ और AB निकालना है, तो इनका रेशियो निकालना है, तो इनका वैल्यू तो पता होनी चाहिए, तभी तो हम रेशियो निकाल पाएंगे। तो हम क्या लेंगे? ट्रायंगल लेंगे। हम एक ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल A, पहले बड़ा वाला लेंगे, AQP, AQP सिमिलर करना है हमें किसके? BQ। ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर करना है किसके? BQC के। BQC के सिमिलर करना है। अब देखो सिमिलर करने के देखो बहुत सारे नियम होते हैं। देखो अगर ये दो ट्रायंगल है, तो उनको सिमिलर करना है। ये मान लो ABC है एक ट्रायंगल, और ये क्या है? DEF। इनको सिमिलर करना है। तो ट्रायंगल को सिमिलर करने का सबसे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, वो ये होती है, अगर इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, तो इनके दो एंगल बराबर कर दो। अगर इन दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो गए,
तो समझ लो ये सिमिलर हो गया। जैसे ये वाला एंगल मान लो इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, तो ये सिमिलर हो गया। अब देखो ध्यान देना, ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में देखो, छोटे वाले में और बड़े वाले ट्रायंगल देखो, तो बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो है ना, मान लो ये एक है एंगल, तो ये भी एंगल क्या होगा, एक होगा। क्यों होगा भाई, देखो ये एक रोम्बस है कि नहीं है, आप कहोगे हाँ रोम्बस है, और रोम्बस में ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। रोम्बस में ये लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। रोम्बस में आपने सामने की लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। रोम्बस कहो, चाहे पैरेललोग्राम कहो, चाहे रेक्टेंगल कहो, चाहे स्क्वायर कहो, सब में लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। ये लाइन इसके पैरेलल होगी, और ये देखो दो लाइन पैरेलल है और एक काट रही है, तो ये वाला एंगल कौन सा होता है, ये वाला एंगल कौन सा होता है, ये होता है संगत कोण। और संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगर दो लाइन पैरेलल है और एक लाइन काट रही है, तो जो संगत कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो भाई देखो ये दो लाइन पैरेलल है और ये देखो ये काट रही है, तो ये इसके क्या है, संगत कोण, और संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये बराबर ही। अब देखो ध्यान दो, ये वाला एंगल जो है, एंगल क्यों, ये इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, छोटे वाले में, और बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। मतलब ये वाला एंगल क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल क्या है, कॉमन आ रहा है। तो भाई देखो ये वाला एंगल है, ये वाले एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है। तो दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो गए, और दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो गए, मतलब दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। अब देखो दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाते हैं ना, दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो जाए। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब होता है कि, करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब ये होता है कि, ध्यान देना, करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब ये होता है कि जैसे इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें ठीक, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या, बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड, बड़े वाले ट्रायंगल देखो यहाँ से देखो, बड़े वाले जैसे दो दो ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग हो गए, ए क्यू पी सिमिलर हो गया किसके, बी क्यू सी के। तो देखो ए पी बराबर हो जाएगा बी क्यू के, जब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, मतलब बराबर का इनका रेशियो बराबर हो जाएगा, ए क्यू अपॉन बी क्यू बराबर हो जाएगा, मतलब ए पी पूरा वाला और ये छोटा वाला, इनका वही रेशियो होगा, जो ये छोटा वाला और पूरा वाला होगा, और जो ये छोटा वाला और ये मतलब ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला होगा। ठीक, तो ए क्यू और बी क्यू, ए क्यू अपॉन बी क्यू वही होगा जो क्यू पी और क्यू पी और क्यू सी होगा। ठीक, और ए पी और बी सी होगा। समझ में आया, मतलब ये रेशियो बराबर हो जाएगा। ठीक, अगर आपको ट्रायंगल में समझ में नहीं आ रहा तो आप इसमें भी आराम से निकाल सकते हो। ए क्यू का वही, ए क्यू अपॉन बी क्यू वही होगा जो क्यू पी अपॉन क्यू सी होगा, और जो ए पी अपॉन बी सी होगा। ठीक, तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, तो ये इनके जो रेशियो होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। अब देखो हमें जरूरत किसकी है, हमें ए क्यू और बी क्यू, ध्यान देना, हमें ए क्यू बी क्यू की जरूरत है। देखो ए क्यू की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे ए क्यू की वैल्यू कितनी है भाई, ए क्यू और बी क्यू। ठीक, और हमें क्या लेना है, देखो हमें देखो इससे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इसका तो कोई लेन देन नहीं, तो हम किससे मतलब है, इससे मतलब है, क्योंकि ये साइड हमें दी गई ना, तो हमें किससे मतलब है, ए पी अपॉन बी सी, ए पी अपॉन बी सी, इससे मतलब है। अब खुद बताओ ए पी अपॉन बी सी, ध्यान देना, ए पी की वैल्यू कितनी है, ए पी की वैल्यू, ए पी की वैल्यू कितनी है, ए पी की वैल्यू कितनी है हाँ, तो यहाँ पे ए पी क्या है, ए पी देखो ए पी ये है, और ए पी की अगर मैं बात करूँ ए पी कितना है, तो यहाँ पे देखो 2x और x कितना हो गया, 3x। ए पी की वैल्यू कितनी हो गई, 3x। और बी सी क्या है, देखो बी सी है, बी सी कितना है, 2x। तो x x कट जाएगा, क्या जाएगा, 3/2। मतलब ए क्यू और बी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। अब सवाल में कुछ रहे नहीं, अब सवाल हो गया देखो। अच्छा ए क्यू और बी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। ए क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ए क्यू ये है ना, ए क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी क्यू लिख सकता हूँ। आप कहोगे हाँ लिख सकते हो। ए क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी क्यू। तो ए क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी क्यू, नीचे क्या है, बी क्यू। ठीक, बराबर 3/2। अब मैं क्या करूँगा, बी क्यू से दोनों तरफ भाग कर दूंगा, मतलब ए बी अपॉन बी क्यू प्लस बी क्यू अपॉन बी क्यू इसको टू 3/2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी अपॉन बी क्यू, और ये हो जाएगा पूरा 1 जाके वहाँ घटेगा, 3/2 -1, तो हो जाएगा 1/2, 1/2। मतलब बी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो 2, और यही निकालना था बी क्यू अपॉन ए बी, तो बी क्यू की वैल्यू कितनी है, 2, ए बी की वैल्यू कितनी है, 1। तो 2:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और मैं आपसे यही कहूँगा कि इस सवाल का आपको क्या करना चाहिए, आंसर भी रट लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अच्छा सवाल है, इसका आंसर भी आप लोग रट लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा किसी चतुर्भुज में
ए बी सी डी जिसकी चारों भुजाएं समान है के विकर्ण ए सी बी डी एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं। तो कह रहा है इसमें बताइए कौन सा स्टेटमेंट होगा। क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो कोई चतुर्भुज है, मान लो कोई चतुर्भुज है, यहाँ पे मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, कोई चतुर्भुज है मान लो, बताया नहीं गया कौन सा है, ए बी सी डी कोई चतुर्भुज है। और आपने एक बिंदु ले लिया बीच में एक बिंदु ले लिया जिसका नाम है मान लो ओ है, एक बिंदु ओ ले लिया, ठीक, ओ ले लिया, ठीक। और आपने क्या कर दिया, इसको मिला दिया, मतलब एक विकर्ण खींच दिया, ये वाला एक विकर्ण ये खींच दिया, ठीक। तो मतलब आपने क्या कर दिया तो फिर से पढ़िए, कह रहा है किसी चतुर्भुज ए बी सी डी जिसकी चार भुजाएं समान है, मतलब ए बी सी डी कोई बराबर नहीं है, ए बी सी डी ई एफ डी ए कोई बराबर नहीं है, और इसके विकर्ण है ए सी और बी डी, मतलब ए सी और बी डी क्या है, विकर्ण है। और ये विकर्ण जो है ए सी और बी डी एक दूसरे को किस पे काट रहे हैं, समकोण पे काट रहे हैं। तो जब भी ऐसी लैंग्वेज आ जाए और आपसे पूछे कि बताइए स्टेटमेंट क्या होगा, तो भैया स्टेटमेंट जानते हो क्या होता है। देखो जब भी ऐसी लैंग्वेज आ रही कि एक चतुर्भुज है और विकर्ण क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को 90 पे काट रहे हैं, विकर्ण क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को 90 पे काट रहे हैं। तो देखो क्या होता है वहाँ पे, क्या होता है वहाँ पे, क्या होता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड के स्क्वायर का सम, ये वाली साइड और ये वाली साइड के स्क्वायर का सम, ये वाली साइड और ये वाली साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मतलब ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो डायरेक्ट आपको इसको याद करना है, ये कंसेप्ट है, आप इसको डायरेक्ट याद करना है, ठीक है। जब भी ऐसे दिया हो कि एक चतुर्भुज है जिस विकर्ण क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को 90 पे काट रहे हैं, तो क्या होता है कि इसका सम इसका स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर या डी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर के। तो ये आपको कंसेप्ट याद करना है। अब देखिए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 25वां, क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है। तो क्या कह रहा है ए बी सी डी, ए बी एक किसी समचतुर्भुज ए बी सी डी जो वर्ग नहीं है, मतलब एक रोम्बस है, एक रोम्बस है, ए बी सी डी क्या एक रोम्बस है, ठीक। तो ये ए बी सी डी ये रोम्बस है, ठीक, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, अब याद रखना ये स्क्वायर नहीं है, ये रोम्बस है, क्या है, रोम्बस है। अब देखो कह रहा है कि कोणों के कोण ए और बी का अनुपात कितना है, 4:5 है। मतलब ये एंगल ए और एंगल बी का अनुपात कितना है, 4:5। मतलब अगर इसको मैं 4x मान लूँ तो इसको क्या मान लूँगा, 5x। तो कह रहा है कोण सी का मान बताइए, कोण सी का मान बताइए। तो बेहद आसान सवाल है बेहद आसान सवाल है। देखिए अच्छा ये रोम्बस है, ये क्या है, रोम्बस। तो रोम्बस में एक चीज़ में आपको याद होनी चाहिए, रोम्बस में क्या होता है कि चारों साइड बराबर होती है। पहली बात तो याद होनी चाहिए, रोम्बस में चारों साइड बराबर होती है, ठीक। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है रोम्बस में पहली बात तो चारों साइड बराबर होती है। दूसरी बात रोम्बस में याद रखनी है, रोम्बस भी क्या है, समांतर चतुर्भुज जैसा है। तो मतलब उसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर भी होती है पैरेलल भी होती है। आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है पैरेलल भी होती है। मतलब ये वाली भुजा इसके पैरेलल भी होगी बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके पैरेलल भी होगी बराबर भी होगी। आप ध्यान देना, आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है पैरेलल भी होती है, ठीक है। अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और ये देखो दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है, और ये क्या कर रही, काट रही है, ये क्या कर रही काट रही है, ठीक। तो देखो ये दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल, और ये लाइन क्या कर रही, काट रही है, ये लाइन क्या कर रही, काट रही है। तो भैया जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, ये वाली लाइन क्या हो रही है, काट रही होती है, तो इन दोनों का सम, दो लाइन अगर पैरेलल है और ये वाली लाइन काट रही, तो इन दोनों का सम क्या होता है, 180 के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा है। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके अंदर का एंगल का सम, अंदर के एंगल का सम क्या होता है, 180 के बराबर होता है। अब देखो ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, और ये काट रही है, ये दो लाइन, ये देखो ये दो लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ध्यान से देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये काट रही है, तो इनके अंदर का सम क्या होगा, 180 होगा। मतलब 4x प्लस 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180। तो भैया देखो 9x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। x की वैल्यू 20 आ जाएगी, क्या x की वैल्यू 20 आ जाएगी। कह रहा है एंगल C का मान बताइए, एंगल C का मान बताइए। तो भैया यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। मतलब ये कितना आ जाएगा, 80, और ये क्या आ जाएगा, 100। ये क्या आ जाएगा, 100। अब इसमें देखो आप ऐसे देख सकते हो, आप ऐसे देख सकते हो
ये देखो इस लाइन को देखो, ये लाइन, ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, और ये लाइन क्या कर रही, काट रही है, ये लाइन काट रही है। तो इनका सम क्या होगा, 180 के बराबर होगा। तो ये 100 है तो ये क्या होगा, 80 होगा। तो बस हो गया। अब इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें देख सकते हो, ये देखो ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, और ये क्या कर रही है, ये काट रही है। तो इनका सम क्या होगा, 180 होगा। तो ये 80 है तो क्या होगा, 100 होगा। यहाँ पे देखो हम सब एंगल निकाल सकते हैं। आपसे पूछा कौन सा एंगल सी बताओ, तो एंगल सी कितना है, 80 आया, तो 80 इसका राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है। और ज्योमेट्री में आपको देखो, ज्योमेट्री में 657 के आसपास, 650 के आसपास क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो आप समझ सकते हो, आपको जितने भी मैं चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँ उसको आप नोट डाउन कर सकते हो, उसका नोट्स बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब आप 400-500 क्वेश्चन लगा लोगे ना, तो बहुत सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आप सवाल को आसानी से कर लोगे। लेकिन नोट्स बने होंगे तो ही मज़ा आएगी, नहीं तो आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए आप हमारे चैनल को। और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, 82 99 81 86 78। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा कोर्स ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।